हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। सबसे पहले तो ये बच्चों, आई होप आप जो बच्चे मैथमेटिक्स के होंगे, मैथमेटिक्स का भी एग्जाम हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम चल रहा था, लगभग पीसीएम ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो उनके एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे। आई थिंक कंप्यूटर साइंस अभी बचा है, शायद 23 को है। बाकी ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अब बच्चों सबसे पहली चीज तो ये, आप सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म फिल कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। लास्ट डेट मैं फिर से बता रहा हूं, 30 मार्च हो चुकी है लास्ट डेट। आराम से आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करिए। कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो हमसे कांटेक्ट करिए। दूसरी चीज बच्चों, फॉर्म फिल करने के बाद अब आपको रेस्ट नहीं करना है। अब आप ये अगर सोच लिए कि नहीं अभी तो हम बोर्ड के प्रेशर से छूटे हैं, अब 10-15 दिन आराम करेंगे फिर से शुरू करेंगे, नहीं बच्चों। आपको थोड़ा थोड़ा ही सही, अभी आप टाइम का ड्यूरेशन अभी आप कम करिए। अभी आप कम समय में पढ़िए, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़िए और बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइएगा, लेकिन छोड़िए नहीं। जब किसी चीज से आपका टच छूट जाता है तो उसको वापस से रिकवर करने में बच्चों काफी दिक्कत होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हो सके, जो बच्चे आगे बीसीए करने वाले हैं, बीएससी करने वाले हैं, या जिन भी कोर्सेज के डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा पर डे कोशिश करिए कि निकालिए। रिवाइज ही करना है। अब बस आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करें, यही सब चीजें सीखना है। साथ ही साथ जो पोर्शन डिलीटेड है, जो आपके एग्जाम में तो नहीं आया बट सीयूईटी में पूछे जाने वाला है, उसको आप थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट, आधे घंटे करके अगर आप बच्चों देखेंगे तो बोर भी नहीं होंगे, कुछ नया भी पढ़ने को मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आइए, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट आज हम लेकर आए हैं बच्चों, और वो क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपने बोर्ड का पेपर दिया है तो आपको पता है, रोलेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों ही थ्योरम आपके सिलेबस से डिलीटेड था। बट सीयूईटी के एग्जाम में आपको ये मिलेगा, इसका क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो आपको ये पेपर में भैया मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ बच्चों वेरियस वेज ऑफ डिफरेंशिएशन, ये तो आप पढ़े हो, ये बहुत आसान है। ये सारे रूल जैसे प्रोडक्ट रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारा तो आपको आसान लगेगा। नई आपके लिए यहाँ पर क्या चीज मैं लेकर आया हूं, वो है मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि आप नहीं पढ़े हो क्योंकि वो डिलीटेड था। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेरियस वेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि आप पढ़े भी हो। प्रोडक्ट रूल बच्चों, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, जहां पर एफ और जी दो फंक्शन है, सपोज करो एक्स साइन एक्स हो सकता है, log x इंटू ई टू द पावर x हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो आपने साफ साफ ये रूल बच्चों पढ़ा हुआ है क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये होता है डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स, तो ये बच्चों क्या होगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स सॉरी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां से अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x, और x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है 1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर। तो आई होप प्रोडक्ट रूल तो आपको समझ में आया होगा, आप 11th में भी इसको पढ़े हो, ये आसान है आपके लिए, टफ नहीं है। अगला रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। अब पहले तो ये जानिए इंप्लिसिट फंक्शन होता क्या है बच्चों। एक इंप्लिसिट फंक्शन होता है और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन भी होता है। कैसा फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी होता है। देखिए पहले आप ये फंक्शन को जानिए, फिर डेरिवेटिव तो खैर आसान है। इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या है, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए कांस्टेंट है। ये किसका वैसे इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन सर्कल का होता है, जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, रेडियस ए है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इंप्लिसिट इक्वेशन। मतलब किस टाइप के इक्वेशन को, जहां पर x और y वेरिएबल मिक्स के फॉर्म में पूरे इक्वेशन में लिखे जाएं, ऐसे इक्वेशन को हम इंप्लिसिट इक्वेशन बोलेंगे। अगर हम यहीं पर कोई ऐसा फंक्शन लिखें जैसे y इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब एक तरफ y वेरिएबल है, मतलब y इज इक्वल टू fx टाइप में अगर आपको कर्व मिले या एक फंक्शन मिले, y इज इक्वल टू मतलब y वेरिएबल एक तरफ हो, बाकी सारे x वाले टर्म दूसरी तरफ हो,
फिर से सुनिए, y एक तरफ है, सारे x वाले या कांस्टेंट टर्म एक तरफ है, y इज इक्वल टू x sin x प्लस 2 प्लस 3 कुछ भी लिखा हो, तो इस टाइप के फंक्शन को, ये जो आप देख रहे हो इस टाइप के फंक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पर y इज इक्वल टू में यानी RHS में आप कह सकते हो सिंगल वेरिएबल जैसे कि x होगा, इंप्लिसिट में क्या होगा, दोनों वेरिएबल x और y मिक्सचर के फॉर्म में लिखे रहेंगे, जैसे यहां पर x प्लस एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आप देख रहे हो, मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 या समथिंग कुछ। तो ये देखिए यहां पर x और y का मिक्सचर आप देख रहे हो एक ही तरफ एक ही साइड में, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आई होप आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हमको यहां पर क्या पढ़ना है, हमको यहां पर पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपसे बोला जाएगा dy बाई डी एक्स निकालिए। ठीक, तो ऐसे फंक्शन में करते क्या है, दोनों साइड जो भी आपको अगर dy बाई डी एक्स चाहिए या dx बाई dy चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा, सपोज करो dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2y, और y का फिर से होगा क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो dy बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कट गया, यानी कि dy बाई डी एक्स बच्चों क्या आ गया, माइनस x अपॉन y। तो ये क्या होता है भैया, इस तरह से आप किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेन रूल क्या होता है, चेन से स्पष्ट है, यानी कि कड़ी जुड़ी होगी। जैसे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। चेन रूल बहुत बच्चे समझते हैं कि चेन रूल और प्रोडक्ट रूल एक है, ये बिल्कुल एक नहीं है। चेन रूल में आपको फंक्शन कुछ इस टाइप में मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर, जबकि यहां पर अगर आपको फंक्शन ये मिलेगा तो हो सकता है ऐसे मिले साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन यहां पर देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, ये एक्स स्क्वायर उसी के एंगल में डिनोट है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट जिस मेथड से करते हैं वहां पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल कहता क्या है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का चाहिए तो पहले आप इस पूरे एक्स स्क्वायर को, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, इस पूरे एक्स स्क्वायर को आप जस्ट लाइक एक्स ही ट्रीट करिए। तो यहां पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो मतलब cos x स्क्वायर, यानी कि अगर आप x की बात करें, मान लो लिखा हुआ है साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक, अब आपको इनटू में इस x स्क्वायर का, जिसको आपने एज अ कैपिटल X ट्रीट किया है, इसको आप फिर से डेरिवेट करिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। बच्चों ये क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है बच्चों चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे, पहले इसका करेंगे, ये आपके लिए x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर। फिर आप इसका करेंगे, क्योंकि ये log x स्क्वायर का जब करोगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर आप इसका करोगे एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा 2x। और ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई में ही आगे ये बढ़ता जाएगा, चाहे कितने भी फंक्शन क्यों ना ऑपरेट हो। ठीक है, तो अब आते हैं चेन रूल के बाद किसमें आते हैं बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर मैं सर्कल की ही बात करूं तो सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, पैरामीट्रिक फॉर्म है ये सर्कल का। तो आप यहां आपसे पूछेगा dy बाई डी एक्स निकालो, लेकिन आप देख रहे हो यहां पर x जो फंक्शन है वो थीटा पे है, तो यहां से निकलेगा क्या dx बाई डी थीटा, यहां से क्या निकलेगा dy बाई डी थीटा, यहां से क्या आएगा माइनस ए साइन थीटा, यहां से आएगा a cos थीटा। एक को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, है ना, और इक्वल्स टू में इधर है a cos थीटा और इधर नीचे क्या है माइनस a
साइन थीटा। ए से ए कट गया, डी थीटा कट गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। तो ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म का बच्चों डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सब आप पढ़े हो, इसीलिए मैं बस एक रैंडमली रिकॉल आपको कर रहा हूं कि क्या होता है, क्योंकि सारे ये पॉइंट सिलेबस में आपके मेंशन है। ठीक है, बाकी ये सब आसान है, सब आपको ये करना आता है। आईटीएफ का अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चाहिए तो सीधा सीधा फॉर्मूले बेस्ड पे रहता है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह कॉस इनवर्स होगा तो माइनस लग जाएगा, टेन इनवर्स होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह कॉट 6 और कॉसेक का भी आप कर लोगे। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉर्मूले ही हैं, आपने किया हुआ होगा इसको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार किसी फंक्शन को आपने डेरिवेट कर दिया और उसको फिर से एक बार डेरिवेट कर दो। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं बहुत आसान लेकर चल रहा हूं, बस आपको केवल समझाना है या रिकॉल कराना है कि ये होता क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स यहां से अगर आप निकालोगे तो 2x आएगा कि नहीं। अब हमने कहा कि भैया इसको फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यही है बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार किसी फंक्शन को आपने डेरिवेट किया उसके बाद उसको फिर से उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दो, तो ये हो जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लास्ट क्या दिख रहा है आपको, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। लास्ट क्या दिख रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान दीजिएगा पूरे कैलकुलस में जिस भी ln x यानी कि log x का हम डेरिवेटिव करते हैं उसका बेस क्या होता है, e होता है। ध्यान दीजिएगा जिस भी लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं उसका बेस क्या होता है, e होता है। तो ऐसे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। और अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा बच्चों तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप जानते हो, यहाँ पे कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। किसी को अगर किसी पर्टिकुलर रूल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी ओर। मेन टॉपिक क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम होती क्या है, मेन टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, देखिए सबसे पहले कुछ मोटिवेशन करके लिखा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, लॉ ऑफ मीन। ये है क्या, फॉर अ स्मूथ कर्व, फॉर अ स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व का मतलब होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे। स्मूथ कर्व का मतलब है कर्व विच कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल ऑन अ सर्टेन इंटरवल। किसी सर्टेन इंटरवल पे अगर आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया बिना पेन उठाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ कर्व बोलेंगे, या ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, स्मूथ कर्व इन दैट गिवन इंटरवल। आगे क्या है डजंट मैटर, लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि फॉर अ स्मूथ कर्व, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर x हमारा a से b पर बिलोंग करता है, जो x है वो a से b पर बिलोंग कर रहा है। इट लुक्स एविडेंट दैट एट सम पॉइंट c lies between a and b, that is there is some point c which is lies between anywhere a and b, that point is suppose c. The slope of the tangent, suppose this is f of a, this is f of a, दिस इज एफ ऑफ बी। अभी आगे डिटेल में मैं ग्राफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में दिखा दूंगा, यहां पर एफ ऑफ सी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस सी पर यानी एफ ऑफ सी जहां पर होगा वहां पर अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की, टेंजेंट, तो बोला क्या जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ डैश सी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। एंड पॉइंट का मतलब ए, ये ए है, ये बी, यानी एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले, कर्व के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, और यहां पर एफ डैश सी ये जो टेंजेंट होगी, ये दोनों आपस में क्या होगी,
पैरेलल होगी। और ऐसे C के लिए हमारे पास ये रिलेशन आता है f डैश C इज इक्वल्स टू f ऑफ B माइनस f ऑफ A इक्वल्स अपॉन में B माइनस A। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ये तो सिर्फ मोटिवेशन था कि एक्चुअल में ये मीन है क्या, मतलब A और B किन्हीं दो पॉइंट्स पर अगर कोई स्मूथ कर्व डिफाइंड है तो A और B के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट C जरूर मिलेगा जहां पर f डैश C यानी कि उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें कर्व के, उस यानी C यहां है, C यहां है, तो f ऑफ C यहां पर होगा। अगर उस f ऑफ C पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट जो दो कर्व के एंड पॉइंट हैं यानी A पर और B पर जो एंड पॉइंट हैं उनको मिलाने वाली कॉर्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी। और उस कंडीशन में जो हमारा f डैश C है जो टेंजेंट के लिए रिलेशन है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, क्योंकि आपने लाइन चैप्टर में स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, स्लोप होता है अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, सपोज करिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, जहां पर ये कर्व आपको डिफाइंड है A से B तक में, ठीक है। तो इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों A कॉमा f ऑफ A। मान लो y बराबर fx फंक्शन है तो यहां पर अगर x बराबर a है तो y बराबर f ऑफ a होगा कि नहीं। तो a का कोऑर्डिनेट है a कॉमा एफ ए, यानी पॉइंट एक a है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है a कॉमा एफ ए। इसी तरह एक पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है b कॉमा f ऑफ b। तो बोला जा रहा है कि अगर a से b पर कोई एक स्मूथ कर्व डिफाइंड है, मतलब कॉन्टिन्यूअस कर्व है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट c ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर अगर हम इसको f ऑफ c नाम दे दें और इसको क्या नाम दे दें f ऑफ c, और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट होगी ये जो कर्व है, कर्व के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यानी आपने ये पढ़ा हुआ स्ट्रेट लाइन में कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। तो अगर मैं कहूं इस कॉर्ड AB का स्लोप निकालो, इसका कोऑर्डिनेट A कॉमा FA है, इसका कोऑर्डिनेट B कॉमा FB है, तो स्लोप बराबर होता है f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये जो m है यही हमारे लिए स्लोप होगा पॉइंट C का, दैट इज f डैश C। तो इसीलिए ये जो पीछे मैंने डिस्कस किया कि f डैश C बराबर क्या होता है f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन B माइनस A, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है मीन वैल्यू थ्योरम का। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। दो केसेस क्या हैं, एक बार हम आपको f डैश C बराबर ये फॉर्मूला लगाकर दिखाएंगे यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और एक कंडीशन बच्चों ये भी होती है कि हमारा एफ डैश सी जीरो के इक्वल होता है, और इसीलिए इसको दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया जाता है। जीरो के इक्वल कब होगा, जब ये टेंजेंट, अभी ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, अभी ये टेंजेंट इस एंड पॉइंट के को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। अगर ये टेंजेंट कुछ ऐसे बन जाए, मतलब कि ये टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस का स्लोप तो जीरो होता है, तो इस पैरेलल जो टेंजेंट बनेगी उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, और उस केस में एफ डैश सी हमारा क्या होगा, जीरो। इसीलिए मीन वैल्यू थ्योरम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को बोला जाएगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और एक को बोला जाएगा रोलेस थ्योरम, क्योंकि इन्होंने ही ये दोनों थ्योरम्स दी हैं। एक ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहा गया है क्योंकि वो लैग्रेंजेस ने दिया हुआ है, और दूसरे को रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम कहा गया क्योंकि रोले ने दिया हुआ। तो पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। सीधा किसी भी फंक्शन को देखकर सीधा आप फॉर्मूला लगाकर इवेलुएट करने लगे, वो कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी बच्चों दो कंडीशन और है। अगर आप मोटिवेशन जो इससे पहले मैंने बताया, उसमें मैंने बताया कि फंक्शन को स्मूथ होना यानी कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है ऑन दैट गिवन इंटरवल। वही यहां पर देखिए स्टेटमेंट में लिखा गया है, लेट एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, व्हाट इज द मीन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। जब डोमेन और कोडोमेन आर या आर का सबसेट हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो
let fx be any real valued function defined in a particular interval that is closed ab। ठीक है, जो अभी आप पीछे ग्राफ देखे भी थे, सच दैट, ये दो कंडीशन होगी तब आप इस पे आइएगा। पहली कंडीशन क्या, हमारा जो फंक्शन है दैट इज fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल पे फंक्शन को स्मूथ होना या कॉन्टिन्यूअस होना मस्ट है। पता चला आपने ए से बी पर कर्व बनाया, बीच में वो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, मतलब बीच में आपने पेन को लिफ्ट कर दिया, तो वहां पर हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो ओपन ए बी पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब क्लोज्ड ए बी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन ए बी पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन ये दोनों होगा तब then there exist some C belongs to open AB, then there exist at least one C belongs to open AB such that f dash C equals to FB minus FA upon B minus A, यानी A और B के बीच में एक C ऐसा हमको जरूर मिलेगा जहां पर ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। अब बात यह आती क्या सर हर क्वेश्चन में हमें कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल चेक करें तब ये लगाएं? बिल्कुल, कौन कह रहा है आपको लगाने के लिए, नहीं करना आपको। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लीजिए, जैसे साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, वो थ्रू आउट द आर कॉन्टिन्यूअस होता है। टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक से स्टार्ट कर रहा हूं, 10 ले लीजिए, तो किस रेंज से किस रेंज तक, मतलब ओपन इंटरवल में कहां पर, या फिर अगर मान लो 10 दे दिया 0 से π/4, तो 0 से π/4 पर जो 10 का ग्राफ है वो वहां तक तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है ना, क्योंकि पर्टिकुलर इंटरवल की बात हो रही, पूरा का पूरा आर जनरली नहीं देता है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं थ्रू आउट द आर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, है ना, साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया। तो आपको बस जनरली फंक्शन को पहचानना है और आपको देखना है क्या वो उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको CUET के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन, तो बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहते हैं, हमें करना यही होता है। MCQ एग्जाम होगा जनरली वो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल रहता है, हमें सीधा यही लगाना पड़ेगा। और इसी में से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आपको दे दिया जाएगा FB FA ऐसे करके दे दिया जाएगा और बोला जाएगा C निकालो। C हमें ढूंढना रहता है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में। या कभी कभी फंक्शन दे देगा, पूछेगा मीन वैल्यू थ्योरम में कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, रोलेस थ्योरम लगेगी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, तो वो आपको चेक करना पड़ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं इसी पर बेस, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। कैसे पता करें सर कहां पे मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहां लगेगी, कहां रोलेस थ्योरम। तो देखिए जब f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होगा, अभी तो रोले थ्योरम मैंने बताया नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम ही बताया होगा, तो जब ये होगा तो रोले थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, रोलेस थ्योरम लगेगी। और जब आपका f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं होगा तब वहां पर कौन सी लगेगी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। एफ ऑफ ए और बी क्या है, एंड पॉइंट है, जैसे यहां पर ए और बी क्या है, 1 और 3 है। फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, एक्स कहां पे बिलोंग कर रहा है, 1 से 3 पर बिलोंग कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ सी फॉर मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो सीधा तो मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, और सर आपने बताया मीन वैल्यू थ्योरम रोलेस भी होती है, लैग्रांजेस भी होती है, कौन सी लगेगी हमें क्या पता। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 3 निकालिए। एफ ऑफ 1 रखिए तो 1 प्लस 1/1 यानी 2 आया। एफ ऑफ 3 रखिए, 3 प्लस 1/3, 3 3 जा 9 प्लस 10/3। क्या ये f1 और f3 इक्वल है, नहीं है। तो सिंस f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, तो यहां पर कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल मैं चेक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर इंटरवल पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर रख दो तो फंक्शन डिफाइंड ना होगा। 1 से 3 तक कोई भी वैल्यू रखोगे x प्लस 1/x पे तो ये पूरा का पूरा स्मूथ कर्व बनेगा, कहीं पे हमें पेन या पेंसिल ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्टिन्यूअस भी है और 1 और 3 के बीच में ये पूरा डिफरेंशिएबल है, चेक करना ही नहीं है हमें, तो C चाहिए ना। चेक कर चुके हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम में कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम लग रही है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है f डैश c। तो पहले हम क्या निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे। x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। क्या आ गया है, f डैश x, हमें लिखना क्या इसको, f डैश c, तो ये होगा 1 - 1/c²। और फॉर्मूला क्या था, f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है,
तो एफ बी माइनस एफ ए हमने पीछे भी रफ कर दिया। एफ ऑफ बी कितना आया था और एफ ऑफ ए कितना आया था? एफ ऑफ ए तो 2 आया था, क्योंकि यहां पर 1 रखोगे ना। एफ ऑफ ए का मतलब हमारे लिए क्या है? एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या आया था? 2। और अगर एफ से एफ ऑफ बी पूछा जाए यानी एफ ऑफ 3, तो 3 प्लस 1/3, 3 3 जा 9 प्लस 1 यानी कि 10/3। ठीक है, तो सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। करते हैं यहां पर एफ डैश सी की जगह पे 1 माइनस 1/c² इक्वल टू एफ बी दैट इज 10/3 माइनस एफ ए यानी f1 यानी कि 2 अपॉन b माइनस a यानी 3 माइनस 1 करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 2। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और c की वैल्यू देखना है। चलिए कोशिश करते हैं। 1 माइनस 1/c² इक्वल्स टू 3 एलसीएम ले लेंगे तो 10 माइनस 6 यानी 4 और अपॉन में 3 2 जा 6। तो इसको इधर भेज दीजिए। 1 माइनस 4/6 इक्वल्स टू 1/c²। तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम लेंगे तो 2/6 इक्वल्स टू 1/c²। 1 3 c² बराबर क्या आ गया? 3। बच्चों c बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस √3। लेकिन आंसर में तो एक ही वैल्यू हमें लिखना होगा ना, या तो प्लस √3 या तो माइनस √3। अब तो माइनस √3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नहीं मारेंगे प्लस √3। है क्या? √3 की वैल्यू हम सभी को पता है 1.732 होती है। किसकी वैल्यू? √3 की। ध्यान दीजिए, जब आप लोग को मैंने मीन वैल्यू थ्योरम बताया था, सी के बारे में बताया था कि जो सी है वो ए और बी के बीच में होगा। ए और बी यहां पर 1 और 3 है, तो ये वैल्यू जो है वो 1 और 3 के बीच में आ रही है कि नहीं? अगर आप माइनस 1.732 लेते हो तो क्या ये 1 3 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए सी की यहां पर निगेटिव साइन वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है और इसका सही आंसर क्या होगा? प्लस √3। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मीन वैल्यू थ्योरम पे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी और ऐसे कुछ फंक्शन आपको दिया जाएगा, इंटरवल आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट। अभी देखिए, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो इनके कई सारे क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। अभी सिर्फ मेरा काम ये था कि आपको इस टॉपिक के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में समझा दूं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों दूसरी थ्योरम, रोलेस थ्योरम। क्योंकि अब अगर आपने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अच्छे से पढ़ ली है तो ये थ्योरम आपके लिए टफ नहीं होने वाली है। देखिए, इसके भी स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल वही है कि आपका fx जो है, fx को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। fx को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, ओपन नहीं क्लोज्ड एबी में। fx शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड एबी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन एबी। जो हमारा फंक्शन है वो ओपन एबी पे डिफरेंशिएबल हो और क्लोज्ड एबी पर कॉन्टिन्यूअस हो। और तीसरी चीज जो मस्ट है यहां पर, यही डिफरेंस है, मैंने पीछे बताया भी है रोले थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। बच्चों यहां पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या हो जाता है? इक्वल। और जैसे ही एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल होता है तो जो फॉर्मूला आपने मीन वैल्यू थ्योरम के लिए पढ़ा है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ ए और एफ बी सेम है तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और इसीलिए यहां पर आपको एफ डैश सी बराबर बच्चों क्या मिलता है? 0। तो वही बोला जा रहा है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी विच बिलोंग्स टू द ओपन ए बी such that f dash c equals to 0। f dash c equals to 0। ठीक है, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। ये देखिए, ए से बी पर ग्राफ कुछ ऐसे, ठीक, ये हमारा वही पॉइंट है a, f। यहां पर अगर इस पॉइंट को a नाम दे दूं, इस पॉइंट को b, तो a के कोऑर्डिनेट को अभी मैं क्या कह रहा हूं? a, fa। और b के कोऑर्डिनेट को हम क्या कह रहे हैं? b, fb। ग्राफ से ये क्लियर है और कंडीशन ये रोले थ्योरम तभी लगेगी कि जब आपका f ऑफ a और f ऑफ b यानी ये दोनों हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यानी यहां पर ये आप इसको a, fa और b, fa भी बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है इनके बीच में एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा, यानी f ऑफ c यहां पर पॉइंट कर्व पे होगा, जिस पर अगर हम f डैश c निकाले यानी टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट होगी वो हमारी x एक्सिस जो है उसके क्या होगी? पैरेलल होगी। तो x एक्सिस की अगर टेंजेंट पैरेलल है हमारी तो यहां पर f डैश c भी बच्चों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये है रोलेस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एफ ए एफ बी सेम होना चाहिए, कौन है वो क्लोज्ड ए बी पर कॉन्टिन्यूअस और ओपन ए बी पर डिफरेंशिएबल, और एफ ए बराबर एफ बी होगा तो रोलेस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, वहां पर टेंजेंट एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। ठीक है, यही दोनों डिफरेंस है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में और रोलेस थ्योरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम, हालांकि यहां पे लिख दिया रोलेस थ्योरम, लेकिन मान लीजिए मीन वैल्यू थ्योरम लिखा होता तो वहां पर भी आपको यहां पर भी चेक करना पड़ता। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है और इंटरवल है 0 से √3। इंटरवल क्या है 0, √3। तो पहले आप एफ ऑफ 0 निकालिए। एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आएगा, यहां पे रखेंगे तो एफ ऑफ √3 निकालिए, तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब यानी 3√3 माइनस यहाँ पे √3 रखिए यानी 3√3, ये भी क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ √3 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए यहां पर रोलेस थ्योरम लगेगा। और ये पॉलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस तो है ही है इस इंटरवल में। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा आपको डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस चेक नहीं करना पड़ेगा, जनरली रहता, हमें सी की वैल्यू पूछा जाता है, सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो एफ डैश सी बराबर 0 होता है, तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे जो कि आएगा 3x² - 3। आप क्या करिए एफ डैश सी लिखिए इसको, यहाँ पे 3c² - 3, यहाँ पर लिखिए एफ डैश सी, देखो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 3c² - 3 उधर जाएगा तो +3 यानी 3c² बराबर 3, c² बराबर 1, यहां से भी c बराबर क्या आ जाएगा +-1। देखिए ऑप्शन में +1 भी है, ऑप्शन में -1 भी है, और c आपको जो डिफाइंड है ये फंक्शन वो किस इंटरवल पे है 0 से √3 पर है, तो c जो है वो 0 और √3 के यानी 1.732 और उधर से 0 के बीच में होगा, तो -1 इसका आंसर नहीं होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा +1 होगा। अबाउट आपका मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम पे पूरा कॉन्सेप्ट, और आपने वेरियस वेज ऑफ डेरिवेटिव्स के देख लिए। इस तरह से इन दो वीडियो के माध्यम से, एक ये वीडियो और इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से आपका डेरिवेटिव चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 5 जो आपके एनसीईआरटी में है और आपकी यूनिट में जो पहला चैप्टर है कैलकुलस का, वो पहला चैप्टर आपका खत्म होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के एमसीक्यूज कराएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो में डेरिवेटिव्स यानी मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव और मीन वैल्यू थ्योरम के एमसीक्यूज लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी फास्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए।